कभी सोचा है कि भारत का नक्शा असल में क्या कहानी सुनाता है? ये ना सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीती जागती कहानी है जिसने करोड़ों लोगों की किस्मत बनाई है। तो चलिए आज इसी कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, तो इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जो शायद हैरान कर दे। पूरी दुनिया की जमीन का जानते हैं कितना? सिर्फ 2.4% हिस्सा भारत के पास है। सुनने में लगता है ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन अब जरा इस पर गौर कीजिए। उसी छोटे से 2.4% हिस्से पर दुनिया के 17.5% से भी ज्यादा आबादी रहती है। सोचिए जरा, इतनी सी जमीन पर इतने सारे लोग। बस यही वो पहेली है जो भारतीय भूगोल को इतना खास बनाती है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भारत के भूगोल में ऐसा क्या जादू है कि वो इतनी बड़ी आबादी को न सिर्फ संभालता है बल्कि उसे फलने फूलने का मौका भी देता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस नक्शे के सफर पर निकलते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले एक बड़ा पर्सपेक्टिव लेते हैं। देखते हैं कि भारत दुनिया के नक्शे पर कहाँ और कैसे फिट होता है। ये जो नंबर्स दिख रहे हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये भारत के विशाल कैनवस का साइज बताते हैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक का ये फैलाव ही वो वजह है कि यहाँ एक ही वक्त में कहीं बर्फीले पहाड़ हैं तो कहीं तपते रेगिस्तान और कहीं हरे भरे समुद्री किनारे। कमाल की विविधता है। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत की उत्तरी सीमा से, जो किसी ताज की तरह चमकता है। महान शक्तिशाली हिमालय। अब देखिए, हिमालय की कहानी को समझने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। तब भारतीय जमीन का टुकड़ा गोंडवाना लैंड नाम के एक बहुत बड़े सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, जो दक्षिणी गोलार्ध में तैर रहा था। फिर ये जमीन का टुकड़ा गोंडवाना लैंड से अलग हुआ और उसने उत्तर की तरफ अपनी हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा शुरू की। और फिर हुआ वो जिसे इतिहास का सबसे बड़ा महाद्वीपीय टकराव कह सकते हैं, जब भारतीय प्लेट ने यूरेशियन प्लेट को जोरदार टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों प्लेटों के बीच की जमीन ऊपर उठने लगी और उसने दुनिया की सबसे जवान और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला को जन्म दिया। अब जरा 1 मिनट के लिए रुककर सोचिए, अगर ये जबरदस्त टक्कर कभी हुई ही ना होती, अगर हिमालय नाम की कोई चीज होती ही नहीं, तो आज का भारत कैसा होता? देखिए, हिमालय सिर्फ पहाड़ों का ढेर नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अगर ये ना होता तो साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाएं पूरे उत्तर भारत को जमा देती। ये वो दीवार है जो मॉनसून की बादलों वाली हवाओं को रोककर उनसे कहती है, भाई यहीं बरसो, जिससे पूरे मैदानों को पानी मिलता है। और इन पहाड़ों से निकलने वाली नदियां जो सोना यानी उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं, उससे बने ये मैदान वो भी ना होते। सच कहें तो हिमालय के बिना भारत एक ठंडा सूखा रेगिस्तान हो सकता था। और इसकी बनावट भी कमाल की है। हिमालय कोई एक सीधी दीवार नहीं है, ये तो समुद्र की लहरों की तरह है, जिसमें एक के पीछे एक कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं यानी कि पैरेलल रेंजेस हैं। अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ चले तो ये परतें कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले सबसे नई और कम ऊंची शिवालिक रेंज, उसके पार है लघु हिमालय, फिर आती है वृहत हिमालय की आसमान छूती बर्फीली चोटियां, और सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय का ठंडा वीरान इलाका, जो तिब्बत के पठार से जा मिलता है। उत्तर के इस विशाल प्रहरी से अब दक्षिण की ओर चलते हैं, उपमहाद्वीप के प्राचीन और स्थिर केंद्र की ओर, यानी प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। ये इलाका हिमालय की तरह जवान और बेचैन नहीं है। ये धरती के सबसे पुराने और सबसे स्थिर जमीनी टुकड़ों में से एक है। जी हाँ, ये वही असली गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जिसने करोड़ों साल पहले अपनी यात्रा शुरू की थी। एक तरह से कहें तो ये भारत का चट्टानी दिल है। और इस पठार के दोनों किनारों पर संतरियों की तरह खड़े हैं 2 घाट, पश्चिमी और पूर्वी। इनमें फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। पश्चिमी घाट एक लंबी, ऊंची और बिना टूटी हुई दीवार की तरह है। वहीं पूर्वी घाट एक टूटी फूटी कम ऊंची बाढ़ जैसा, जिसे कई नदियों ने आर पार काट दिया है। नदियों की बात चली है तो चलिए भारत की धमनियों की कहानी सुनते हैं। यहाँ की विशाल नदी प्रणालियां जो इस जमीन को जिंदगी देती हैं। भारत में मोटे तौर पर 2 तरह की नदियां हैं।
पहली, हिमालय से निकलने वाली, जो ग्लेशियरों के पिघलने से बनती हैं, इसलिए इनमें साल भर पानी रहता है, ये बारहमासी हैं। दूसरी हैं प्रायद्वीप की नदियां, जो पूरी तरह बारिश पर निर्भर हैं, मतलब ये मौसमी हैं, मानसून में उफान पर और गर्मियों में शांत। लेकिन यहाँ एक बहुत ही मजेदार भौगोलिक पहेली है। हमने देखा कि पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व में ढलान वाला है, इसलिए ज्यादातर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो फिर नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियां उल्टी दिशा में क्यों बहती हैं, मतलब पश्चिम की तरफ क्यों जाती हैं? इस पहेली का जवाब जमीन की बनावट में ही छिपा है। ये दोनों नदियां किसी ढलान पर नहीं, बल्कि एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच जमीन में एक दरार पड़ गई हो, और ये नदियां उसी दरार के रास्ते पश्चिम की ओर अरब सागर तक अपना रास्ता बना लेती हैं। है ना कमाल का अपवाद? अब हमारी यात्रा अपने आखिरी चरण में है, जहां हम भारत के किनारों की पड़ताल करेंगे, इसकी लंबी तटरेखा, इसके द्वीप और हाँ, यहाँ बसने वाले लोग। 7,500 किलोमीटर, इतनी लंबी है भारत की तटरेखा। जरा सोचिए, इस विशाल समुद्र तट ने सदियों से भारत के व्यापार, संस्कृति और इतिहास को कितना कुछ दिया होगा। और इस तटरेखा से दूर समुद्र में भारत के 2 अनमोल रत्न भी हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार, जो असल में समुद्र में डूबे हुए पहाड़ों की चोटियां हैं, और अरब सागर में लक्षद्वीप, जो मूंगे यानी कोरल से बने द्वीपों का एक खूबसूरत समूह है। ये भूगोल सिर्फ पहाड़ों, मैदानों और नदियों तक ही सीमित नहीं है, ये लोगों की कहानियों में भी बसता है। भारत की यही विविधता यहाँ के अनगिनत आदिवासी समुदायों का घर है, और हर समुदाय का रहन सहन, उनकी परंपराएं, उनके भूगोल से गहराई से जुड़ी हैं। जैसे उत्तराखंड की थारू जनजाति, जो दिवाली को एक अलग अंदाज में मनाती है, या नीलगिरी की पहाड़ियों में बसी टोडा जनजाति, या फिर झारखंड की मुंडा जनजाति और उनका सरहुल त्योहार। ये सब इस बात का सबूत है कि जमीन और संस्कृति एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। तो पहाड़ों के तास से लेकर प्रायद्वीप के चट्टानी दिल तक, और जीवन देने वाली नदियों से लेकर विशाल तटरेखा तक, ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये वो कुम्हार है जिसने इस उपमहाद्वीप की तकदीर को गढ़ा है, उसे आकार दिया है। तो अगली बार जब भारत का नक्शा देखें तो सिर्फ लकीरें मत देखिएगा,